एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं 2.4 कालिदासा एंड हिज वर्क्स कंप्लीट करूंगी। सो कालिदासा वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड एपिक राइटर एंड अ पोएट। ओके, सो कालिदासा जो थे वो एक ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा वगैरह लिखते थे, एपिक राइटर थे और एक पोएट भी थे। द प्लॉट्स ऑफ हिज प्लेस आर बेस्ड ऑन द नोन adventures of kings, even as legends and folk tales inspired his epic works. ओके, सो उनके जो प्लॉट्स होते थे, प्लेस होते थे, वो बेस्ड होते थे किंग्स के एडवेंचर्स पे और लेजेंड्स पे, फोक टेल्स पे, जो इंस्पायर होते थे पोइटिक वर्क से। सो कालिदासा गेव डेप्थ टू हिज वर्क बाय मेकिंग हिज कैरेक्टर्स मल्टी डायमेंशनल एंड एक्सपेंडिंग देयर स्कोप विथ इमेजिनेटिव फ्लाइट्स। ओके, सो उनका जो उन्होंने एक डेप्थ दिया था अपने वर्क को, एंड वो अपने कैरेक्टर मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनके जो मतलब जो वर्क्स वो लिखते थे वो मल्टी डायमेंशनल था एंड एंड एक्सपेंडिंग देयर स्कोप विथ इमेजिनेटिव फ्लाइट्स। ओके, सो वो अपने स्कोप को एक्सपेंड करते थे एंड अपनी इमेजिनेटिव फ्लाइट्स मतलब वो जो भी इमेजिन करके लिखते थे या फिर जो एपिक रहती थी उसी को लिख देते थे वापस से। उनका एक प्लॉट होता था एंड उसको अपने हिसाब से रीइमेजिन करके, अपनी एक अलग से इमेजिन करके उसको लिखते थे। In his writing, characters appear layered and their actions are governed by conceived notions of beauty. ओके, सो वो और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई करते थे चीज़ों को एंड कैरेक्टर्स जो थे वो लेयर्ड होते थे एंड एक्शन जो होते थे वो गवर्न किए जाते थे वेल कॉग्नाइज्ड नोशन से, एंड उसको ब्यूटिफाई भी होता था, मतलब वो उसको ब्यूटिफाई करते थे। Importantly, Kalidasa is a secular voice in a largely conserved culture. Okay, so कालिदासा जो थे वो उनका जो वॉइस था वो सेक्युलर था एंड कंसर्व मतलब वो कल्चरल वे में लिखते थे, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए। His secular sense comes from his emphasis on the rational approach to life that consciously integrate pleasure with lofty ideals. Okay, so pleasures with lofty ideals. This made the writer look at events from a specific view of reality as it was um, being lived out at the time and not through the lens of fossilized ideas borrowed from the past. ओके, सो अगर हम लोग इनकी देखें तो इनका जो एक स्पेसिफिक व्यू होता था लिखते समय, लाइक एज अ राइटर वो अपने एक स्पेसिफिक व्यू के साथ लिखते थे एंड रियलिटी भी होती थी उसके अंदर एंड बींग लिव्ड आउट एट द टाइम, मतलब उस टाइम पे जो वो फॉसिलाइज्ड आइडिया अपने हिसाब से वो करते थे एंड बोरो मतलब ना वो जो चीज़ें होती थी ना जो पास्ट में होती चली आती थी उसको भी मतलब ज़्यादा मतलब उस पैटर्न में ना लिखते हुए अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उनका खुद का स्टाइल है वो उस हिसाब से चलते थे। इट इज़ कालिदासास ह्यूमनिज्म दैट मेक्स हिज वर्क सेक्युलर। ओके, सो वो कालिदासा का खुद का ह्यूमनिज्म था जो उनके वर्क्स को सेक्युलर बनाता है। हिज वर्क्स आर लार्जली रिलेटेबल। हाँ, उनके वर्क्स जो होते थे वो रिलेटेबल होते थे, मतलब कॉमन पीपल उस बात से रिलेट कर पाती थी। इवन जो किंग्स थे वो भी उनके जो राइटिंग्स थे उनसे रिलेट कर पाते थे। इवन एज कालिदासा रोट इन द एंशियंट पीरियड वॉज आइडेंटिफाई with the pains and joys of the characters as well as situations because the writer's states are basic emotions and feelings. Okay, so जो कालिदासा थे वो एंशियंट पीरियड के मतलब जो राइटर थे उनका जो लिखा हुआ वर्क्स होता था उसमें पेन और जॉय दोनों होता था एंड उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते थे उनका सिचुएशन के हिसाब से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सही बैठते थे एंड पेन और जॉय दोनों को ही वो दिखाते थे एंड एकदम बेसिक इमोशंस और फीलिंग्स जो भी एक मतलब कॉमन लाइफ में होता है, तो एज अ राइटर वो उस चीज़ को दिखाते थे तो उससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाते थे। दिस कनेक्ट्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ कालिदासा। ओके, सो हम लोग इसी वजह से कालिदासा के वर्ल्ड से रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। एज अ प्ले राइट ही गिव्स वॉइस टू हिज कैरेक्टर्स दैट रिमेन इनसिग्निफिकेंट इन कॉमन लाइफ बट गेन सिग्निफिकेंस इन हिज हैंड्स। ओके, सो एज कालिदासा एक प्ले राइट हैं तो वो अपना वॉइस देते थे कैरेक्टर्स को एंड वो रिमाइंड कराते थे एक कॉमन लाइफ को जो गेन करता है सिग्निफिकेंस इन हिज हैंड्स, मतलब वो उनके अपने हाथों से वो उस चीज़ को सिग्निफिकेंट बनाते थे, सॉरी इनसिग्निफिकेंट, एंड कॉमन लाइफ वो दिखाते थे।
Seven of Kalidasa's works have survived the test of time. ओके, सो सात जो कालिदासा के वर्क्स हैं वो सर्वाइव किए हैं टाइम के, मतलब टेस्ट ऑफ टाइम को सर्वाइव किए हैं। क्योंकि एक्चुअली टाइम डजेंट मैटर्स, हम अभी भी अगर हम लोग कालिदासा के वर्क्स पढ़ेंगे तो अभी भी हम लोग रिलेट कर पाएंगे एंड एन्जॉय भी करेंगे। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना पुराना स्टोरी है या कितना नया है। अलॉन्ग दिस वी हैव थ्री लॉन्ग लिरिकल पोएम्स, थ्री प्लेज एंड एन इनकम्प्लीट एपिक। सो उनके अगर काम को हम देखें तो लिरिकल पोएम्स तीन हैं एंड तीन प्लेज हैं एंड एक इनकम्प्लीट एपिक है। द पोएम्स बिलीव टू हैव बीन रिटन बाय कालिदासा इंक्लूड ऋतु संहारम। ओके, सो जो कालिदासा के जो पोएम्स है वो है ऋतु संहारम, जो कि है गैदरिंग ऑफ द सीजन्स। ओके, ऋतु मीन सीजन, सो गैदरिंग ऑफ सीजन्स। एंड कुमारा संहारम, द बर्थ ऑफ कुमारा। एंड मेघादूतम, द क्लाउड मैसेंजर। एंड उसके बाद है कालिदासा इज़ बेस्ट नोन फॉर द लॉन्ग लिरिकल पोएम्स, मेघादूतम। ओके, सो कालिदासा को हम लोग बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके जो लिरिकल पोएम है, कालिदासा का जो लिरिकल पोएम है मेघदूतम, वो उनका बेस्ट नोन लिरिकल पोएम है। अलॉन्ग द प्लेस वी हैव मालविका अग्निमित्रा, मालविका एंड अग्निमित्रा। ओके, सो उनका जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम वो भी काफ़ी फेमस है। हिज फर्स्ट प्ले विक्रमोवर्ष्याम जो है वो उर्वशी वोन द विलियर। एंड उसके बाद है अभिजाना शकुंतला। अभिजाना शकुंतला एक्चुअली इसी शायद नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट है, शायद इसी में भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला एंड थर्ड इज़ इन द ऑर्डर। तो थर्ड मतलब थर्ड आता है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, अभिजाना शकुंतला, जो शकुंतलोपाध्याय करके है महाभारता में, तो उसी में से प्लॉट लेके अपने हिसाब से रीइमेजिन करके कालिदासन ने लिखा है। काफ़ी अलग नहीं है, स्टोरी सेम है पर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइनली कालिदासा रोट एन एपिक ही कुड नॉट कंप्लीट टाइटल रघुवंश्याम। ओके, सो रघुवंश्याम जो वो लिख रहे थे, रघुज डायनेस्टी, वो इनकम्प्लीट एपिक है उनका। And Ritu Samharam, being Kalidasa's early work, appears to be art in the making. ओके, सो ऋतु संहारम जो है वो कालिदासा का बहुत ही अर्ली वर्क है जो अपीयर करता है एज आर्ट ऑफ मेकिंग। इन इट द पोएट ब्रिंग्स टू लाइफ सच ईच सीजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप। ओके, सो उन्होंने उस मतलब ऋतु संहारम जो था उसमें उन्होंने पांचों सीज़न को अलग अलग तरीके से दिखाया है एंड उनकी इम्पैक्ट को भी दिखाया है लैंडस्केप में। ही कैप्चर्स द beautiful imaginary in a stylized form while attempting to make it appear natural in the poem. ओके, सो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली सारे सीजन्स को दिखाया है एंड उनको नेचुरल दिखाया है, अपीयर नेचुरल इन द पोएम। मतलब जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है कि ताकि वो क्वाइट नेचुरल लगे पोएम में एंड ब्यूटीफुल भी लगे। सम एक्सपेरिमेंट्स विद द लिरिक फॉर्म अप रिफाइंड द लिटरेरी आर्ट ऑफ कालिदासा फर्दर। ओके, सो जो कालिदासा का जो एक्सपेरिमेंट्स है लिटरेरी आर्ट में वो बताता है। His skills as a creative writer and particularly a poet were perfected by the time he wrote his first poem, Meghadutam, which is a Duta Kavyam और मैसेंजर पोएम। ओके, सो ये एक मैसेंजर पोएम है या फिर हम लोग कहें दूता काव्या है, मेघादूतम। सो उन्होंने एक मेघादूतम करके भी एक पोएम लिखा था एंड वो भी एक बहुत ही परफेक्ट था उस टाइम के हिसाब से एंड उसमें भी आई थिंक उन्होंने वैसा ही कुछ किया है। तो वो आगे लिखा हुआ है एक्चुअली पोएम में है क्या। हियर कालिदासा चार्ट्स आउट द agony ऑफ अ yaksha who has been separated from his beloved due to a curse, he being cursed by his lord कुबेरा फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज़। ओके, सो ये एक स्टोरी है याक्षा की, मेघादूतम की स्टोरी है ये। तो इसमें जो है सेपरेट किया गया था उनकी बिलव्ड से याक्षा को, एंड एक याक्षा रहता है उससे सेपरेट किया गया उनके बिलव्ड को बिकॉज ऑफ हिज कर्स जो था वो लॉर्ड कुबेरा ने उनको दिया था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे थे। द याक्षा परसूड्स द क्लाउड टू टेक हिज मैसेज टू हिज वाइफ। सो जो याक्षा होता है वो क्लाउड को भेजता है उनका मैसेज दे के कि वो इस मैसेज को उनकी वाइफ तक पहुँचाए। Hence the poem's title The Cloud Messenger। ओके, तो इसीलिए उस पूरे पोएम का नाम ही क्लाउड मैसेंजर रखा गया है क्योंकि जो मैसेज होता है वो क्लाउड लेके जाता है उसकी उनकी वाइफ के पास, याक्षा की वाइफ के पास। सो ड्यूटी एंड ह्यूमन
will or desire always clash with one another in कालिदासा। तो ड्यूटी और ह्यूमन हमेशा क्लैश करते हैं एक दूसरे से कालिदासा के पोएम्स में और कालिदासा के प्लेज में। इनफैक्ट इन हिज प्ले विक्रमोर्वशियम, ओके, सो विक्रमोर्वशियम करके भी एक उनका प्ले है। कालिदासा प्रोजेक्ट्स अ डबल कर्स डायरेक्टेड टू उर्वशी। ओके, सो उर्वशी को डबल कर्स प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब ये चीज़ दिखाया जाता है कि उर्वशी को डबल कर्स मिला होता है for the neglect of his work or duty, neglect of work or duty, because she is caught up in deep passionate thoughts about the king। ओके, सो उर्वशी जो होती है उनको फिर से मतलब डबल कर्ज दिया जाता है बिकॉज वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही होती है और किंग के थॉट में खोई हुई होती है। एक्चुअली ये सिमिलर कंडीशन ना शकुंतला के साथ भी ये होता है, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रही होती है बिकॉज वो दुष्यंता के थॉट्स में खोई हुई होती है एंड इसीलिए उसको कर्ज मिला होता है। तो कर्ज एलिमेंट इन कालिदासा is important because it is a form of punishment given to characters that become disordinate towards duty and follow their passions, just as the yaksha in Meghadutam or Shakuntala in Abhijana Shakuntala और उर्वशी इन विक्रमावर्षियम। ओके, सो कर्ज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे होते तो आपको कर्ज मिलता है। सो ये एक पनिशमेंट होता है ड्यूटी ठीक से ना करने के लिए कैरेक्टर्स को। एंड कैरेक्टर्स जैसे कि याक्षा होते हैं जो मेघदूतम में है, अभिजाना शकुंतला में शकुंतला होती हैं, विक्रमोर्वशियम में उर्वशी होती है। सो इन सबको कर्स मिला होता है बिकॉज वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू जेनियर्स। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिफरेंस देखेंगे, ऑब्वियसली कल देखेंगे। एंड the epic and the drama are also see how the Shakuntala story in the Meghadutam Mahabharata differs or is the same as the play Shakuntala। ओके, सो शकुंतला का शकुंतला पद्याम में जो दिया हुआ है जो रियल एपिक है महाभारता में उससे, और जो प्ले में है जो कालिदासन ने लिखा हुआ है शकुंतला अभिजाना शकुंतला, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं है वैसे डिफरेंस है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइस अप किया है कालिदासन ने, मतलब काफ़ी हद तक सेम है पर मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने खुद से जोड़े हैं एंड जो रियल एपिक में नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग कल देखेंगे एक्चुअली इसमें कि एपिक एंड ड्रामा में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच।